स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। देख सकते हैं मेरे पीछे बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए अभी से ही टॉप 100 VBI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में लेकर आया हूं भूगोल विषय का। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल पर चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी चल रही है। इसमें मैंने भूगोल के कृषि पाठ तक की तैयारी करवा दिया है। और आपके जो भूगोल किताब उसमें कई सारी इकाई हैं, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3। तो मैं हर इकाई से 100 ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज ये पहला वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं भूगोल भाग 1, यानी इकाई 1 में जो कई सारे चैप्टर हैं उससे मैं 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आप लोग प्लीज इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए, पूरा रुक के देखिए, क्योंकि नॉलेज भी मिलेगा और याद भी होगा। भगा के मत देखिएगा, ठीक है। तो चलिए भाई साहब, पहला तैयारी के लिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। मैं आपको बताया था कि जो चीज नाश हो सकता है, जिसको दोबारा बना नहीं सकते हैं, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। कोयला क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है। सौर ऊर्जा कैसा है तो बताइए। सौर ऊर्जा कभी नाश नहीं होता है, हर रोज इसका जो है हम लोग उपयोग करते हैं। आज सूरज ढली तो फिर कल से उपयोग होता है, इसलिए सौर जो है सूर्य खत्म होने वाला चीज नहीं है, इसको नवीकरणीय कहते हैं। और नवीकरणीय का ही दूसरा नाम क्या है? पुनः पूर्ति योग। याद रखना है, नवीकरणीय का यही क्या नाम है? दूसरा पुनः पूर्ति योग। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं इधर, तट रेखा से कितने, यानी कि समुद्र तट में एक सीमा बनी रहती है कि इतना NM तक जो है किसी देश का हक हो सकता है। तो तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, जहां तक कोई देश अपना जो है कंट्रोल कर सकता है। तो समुद्र में याद रखना है तट रेखा से 200 NM तक। कितना? 200 NM किलोमीटर के हिसाब से भी पूछता है और 19.2 करके होता है, आपके बुक में दिया होगा, ठीक है। अब चौथी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? देखिए, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकू क्या करता है? लूटता है ना। डाकू क्या करता है? लूटता है, बर्बाद करता है किसी भी चीज को। डाकू क्या करता है बाबू? किसी भी चीज को लूटता है, बर्बाद करता है ना। तो जब हम लोग किसी चीज को विदोहन करते हैं, तो विदोहन माने लूटना हुआ, बर्बाद करना हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख, संसाधन के अनियोजित विदोहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की जो है किलोमीटर, कितना किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा माना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे, 19.2 किलोमीटर। कितना होता है बाबू रे? 19.2 किलोमीटर। अगला देखिए आप लोग, अगला देखिए, अगला आप लोग के लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में, ये तो हो गया हम लोग का, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? किस कारण से पंजाब में खेत जो है वो कम हो रहा है, भूमि जो है कम हो रहा है? इसका क्या कर दे? तो देखिए, इसमें ज्यादातर देता है सभी, लेकिन आपको याद रखना है अति जो है, अति सिंचाई के कारण, यानी ज्यादा पानी के कारण पंजाब में भूमि जो है, भूमि कहीं ना कहीं अपक्षय हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और अगला देखिए क्या होगा, सोपानी कृषि, यानी ऐसी कृषि जो खेती सीढ़ी नुमा खेती होती है, ये किस राज्य में प्रचलित है? ये आपको याद रखना है। पहाड़ी भाग में, उत्तराखंड में पहाड़ है, इसलिए पहाड़ी इलाके में सोपानी कृषि होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ तक है? यानी कि जो मरा हुआ भूमि होता है, रेतीला मिट्टी जो होता है, वो कहाँ तक होता है? याद रखना है, राजस्थान में होता है। कहाँ पे होता है बाबू रे? राजस्थान। टॉप 100 एग्जाम में मिलेगा, मैचिंग करेगा निश्चित। मेढक के जनन को खत्म करने वाला कौन सा ऐसा कीटनाशक जिसका छिड़काव हम लोग करते हैं? इसका नाम होता है एड्रीन। क्या होता है? एड्रीन नाम का रसायन जो है मेढक के जनन क्रिया को खत्म कर देता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है बाबू? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मृदा। क्या है बाबू नाम? रेगूर करके, ठीक ना। ब्लैक सॉइल भी इसको कहते हैं अंग्रेजी में, रेगूर मृदा इसका दूसरा नाम है, ठीक है। ज्यादा क्षेत्र में जल की, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? याद रखना है बाबू, नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को याद होगा, कुछ क्वेश्चन हम याद करवा रहे हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग हमारे महासागर में? तो पृथ्वी पर जितने भी प्लेट है, 2 भागों में बढ़ते हैं, एक महाद्वीप और एक महासागर। तो पूछता है महासागर में कितना जल है, ये पूछ रहा है। तो 96.5% जल होता है। कितना जल होता है? 96.5% जल जो है कहाँ होता है? तो महासागरों में होता है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन है आपके बुक का, जो हर बार पूछता है। और एक और लाइन है
किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन ने। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये पंडित नेहरू जी ने कहा था कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। 14 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में लगभग 65 से 70 होता है, वैसे 65% मान के आप चलिए न्यूनतम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है, यानी पानी में ऐसी कौन चीज़ की मात्रा जो है बढ़ रही है, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है जिससे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, ये सब आपको एकदम जानकारी रखने वाला 19.27 याद करना पड़ेगा आपको निश्चित रूप से, ये सब क्वेश्चन बिना याद किए नहीं हो सकता। 19.27%। वन स्थिति के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना दूर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछिए नहीं। इसका हो जाएगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, ये क्वेश्चन आपके लिए, पढ़ के निकालिए। इतना तो हम बता दिए हैं, ये आपके लिए HW में कमेंट करिए, देखेंगे कि किस किस का एकदम सही जवाब है, ठीक है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव, गूगल से नहीं किताब के अंदर से ढूंढ के बताइए। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैसला है, ये कमेंट में आप लोगों को हम बताएंगे किसका किसका सही होगा। हम पता चल जाएगा ना कि कौन कौन विद्यार्थी पूरा वीडियो देख रहा है रुक करके, तब ना पता चलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों की 188 आदिवासी जिला 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए। बताइए, जवाब दीजिए, कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए, है ना, कमेंट जल्दी से करिए आप लोग। तो नहीं करिएगा कमेंट तो कोई बात नहीं, हम आपको बता दें। चलिए कहिएगा सर जी नहीं बताएं, तो इसका जो होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा 60.11%। क्या होगा बाबू रे, 60.11% होगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल, ये वाला सवाल को आप लोग कमेंट में बताइएगा, है ना, निश्चित रूप से आप लोग कमेंट में वाला सवाल बताइएगा। और इसको बताने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, किताब, क्योंकि बिना किताब की हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम आपको बता देंगे, कहिएगा तो बता दें, ठीक है, 7%, ठीक है, याद रखिएगा। पूर्वोत्तर राज्यों की 188 आदिवासी में 60.11। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। वन संरक्षण में वो प्रबंधन की दृष्टि को वर्गीकृत किया गया है, यानी वन संरक्षण मैंने वन की रक्षा करना, उसका सही से मैनेजमेंट करना। इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 ढंग से 3 वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वर्ग, रक्षित वर्ग करके पढ़ाए थे ना, आरक्षित वन, रक्षित वन करके पढ़ाए थे। 3 वर्गों में रखा गया है वन को, ठीक है। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन का क्षेत्र कृषि में बदल गया है, याद रखना है 26,200 वर्ग किलोमीटर, 26,200 वर्ग किलोमीटर। डेटा है बाबू, डेटा है, याद रखना ही पड़ेगा। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा से। संरक्षण माने होता है रक्षा। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, यह भी आपको याद रखना है, 4 अरब। इसका आंसर याद रखना है आप सभी को, 4 अरब हेक्टेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन यानी कौन सा मीटिंग हुआ था, इसके लिए आपको याद रखना है 25 नंबर क्वेश्चन का जो हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था, 1968 में। क्यों हुआ था, प्रकृति की रक्षा के लिए, ठीक है। कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, इसमें से कौन सा जीव है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, घड़ियाल। वैसे आपके एग्जाम में देखिए डॉल्फिन भी पाया जाता है, ठीक है ना, भारत में, लेकिन भारत का ही कौन सा जीव है सो पूछ रहा है, पाया जाता है मतलब यहाँ पे ही कौन सा ऐसा जीव कहीं से लाया नहीं, यहीं पर, तो घड़ियाल इसका आंसर होगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी सबको मालूम होगा मोर होता है, मयूर, ये सबको मालूम होगा।
अब उसके बाद जो है टेक्सोल का उपयोग किस में करते हैं, किस बीमारी में टेक्सोल का उपयोग करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में, बताइए आप सब। कैंसर में इसका उपयोग होता है, कहाँ पे बाबू रे? टेक्सोल नाम के रसायन का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में होता है। हिमालय यब करके होता है एक पौधा, उससे निकलता है टेक्सोल, उससे क्या होता है इलाज? कैंसर का। चरक का संबंध किस देश से है? चरक संहिता था, चरक का संबंध किस देश से है? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से। तो चरक संहिता भारत में ही था, समझ में आए ना? चरक संहिता कहाँ था? भारत में ही था। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट कि पूछो मत। लगभग 100। कितना पाया जाता है बाबू रे? लगभग 100। इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? लोह युक्त का मतलब क्या होता है? जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती हो। लोह युक्त का मतलब क्या होता है? जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती हो। तो पूछ रहा है किस में पाया जाता है, तो याद रखना है मैग्नीज में। किसमें? मैग्नीज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अधात्विक खनिज, इसमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, सो पूछ रहा है। ठीक है, तो अभ्रक याद रखना है। और अभ्रक में जो है धातु नहीं होता है। ठीक है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं? यानी कौन सा ऐसा खनिज जिससे सब चीज बनता है? लोहा। लोहा से सब फैक्ट्री बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन लौह अयस्क का एगो प्रकार है? ये पूछ रहा है आपसे। लौह अयस्क का इसमें से लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। तो अब आप ही बताइए, हेमाटाइट जो होता है लौह अयस्क का प्रकार होता है। ठीक है ना? हेमाटाइट जो होता है वो लौह अयस्क का प्रकार होता है। लिग्नाइट और बिटुमिनस नहीं, हेमाटाइट। टाइट करके होगा, है ना? तो लौह अयस्क का एक प्रकार कौन है? हेमाटाइट, लिमोनाइट। हमको लगता है तीनों होना चाहिए ना जी, लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस। कोयला और लोहा दो तरह का होता है, कोयला का होता है, एक लोहा का होता है। तो कोयला में बिटुमिनस हो जाता है, पीट हो जाता है, लिग्नाइट हो जाता है, और हेमाटाइट हो जाता है लोहा का। ठीक है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? यानी कहाँ पे सबसे अधिक? तो याद रखना है कर्नाटक में। कहाँ पे बाबू रे? कर्नाटक। टक टक माने लोहा वहीं पर है। ठीक है ना, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादित करता है? आपको याद रखना है 20। याद रखिएगा, लौह अयस्क में कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में होता है? 20% लोहा छत्तीसगढ़ में। मैग्नीज उत्पादन में भारत में, विश्व में भारत का पूरी दुनिया में क्या स्थान है? मैग्नीज में तीसरा स्थान है। याद रखना है, मैग्नीज में तीसरा स्थान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कम से कम 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है। कितना? 10 किलो। ओडिशा किस खनिज का सबसे? ओडिशा, कहिए ओडिशा, याद करिए। ओ मैगे में, ऐसे याद रखिए। ओडिशा में मैग्नीज। ठीक है, वो मैगे में लोग कहते हैं ना। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? भैया एल्युमिनियम बनाने के लिए आपको बॉक्साइट का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है बाबू रे? बॉक्साइट का। तांबे का कुल भंडार पूछ रहा है, तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? याद रखना है आपको 80%। 80% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का उपयोग होता है। यह भी कोई पूछने वाली बात है। अब अगला है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? कौन सा ऐसा राज्य जहाँ खूब तेल का भंडार है? तो असम में। याद रखना है, भारत के असम में ही है, उसके अलावा उतना ज़्यादा तेल का कहीं विशाल भंडार नहीं। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र, देखिए मोस्ट VVI है ये सब। परमाणु कलपक्कम में है, नरौरा में है, राणा प्रताप सागर में है कि तारापुर में है? तो याद रखना है तारापुर में है। कहाँ पर है? तारापुर में परमाणु। ठीक है, देखिए परमाणु कहाँ गिरा? तारापुर में। ऐसे करके याद रखिएगा, परमाणु कहाँ गिरा? तारापुर में। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, यानी दोबारा नहीं मिलेगा एक बार उपयोग होने के बाद? कोयला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या है? यानी सबसे पुराना और प्राचीन ऊर्जा क्या है हम लोग के जीवन का? कोयला, यानी लकड़ी, लकड़ी से कोयला। ठीक ना?
पेट्रोलियम नहीं होगा इसमें, याद रखिएगा। प्राथमिक, अच्छा उदाहरण नहीं है, सॉरी, उदाहरण नहीं है। देखिए एक रत्ती लेल गड़बड़ा जाए, उदाहरण नहीं है में हो जाएगा विद्युत, ठीक है। उदाहरण नहीं में क्या हो जाएगा, विद्युत। कोयला तो प्राथमिक ऊर्जा हो गया, पूछ रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत। कोयला और पेट्रोल जीवाश्म ईंधन में आ जाता है, कोयला पेट्रोल जीवाश्म ईंधन में आता है, तो प्राथमिक ऊर्जा हो गया कोयला और पेट्रोल, और नहीं है तो विद्युत, ठीक है। नजरहट्टी दुर्घटना घट गया था। भारत में कोयले का सबसे बड़ा राज्य, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपसे पूछ रहा है कौन है, याद रखिएगा झारखंड। कोयला जो है सबसे ज़्यादा झारखंड में, ठीक है, झारखंड। वो भी कहाँ पे, झारखंड के झरिया में, झार के यह एतबार के झार के कोयला, झारखंड झरिया, याद रखना। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार, सबसे बढ़िया जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, ये आपको भी बताए थे, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया होता है कोयला, ठीक है। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस पीट, इसके बाद दूसरा नंबर पर लिग्नाइट होता है। मुंबई हाई में क्या है भैया, मुंबई हाई काहे प्रसिद्ध है, तेल के लिए प्रसिद्ध है कि खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कोयला के लिए नहीं, खनिज तेल के लिए। भारत का प्रथम कारखाना VVI, इम्पोर्टेंट, एक नंबर निश्चित, डिगबोई याद रखिएगा, पहला तेल निकालने वाला कारखाना डिगबोई। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, यानी प्राकृतिक जो गैस होता है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है, याद रखना, पेट्रोलियम। किसके साथ, पेट्रोलियम के साथ। भाखड़ा नांगल परियोजना, क्या पूछ रहा है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, याद रखना है सतलज नदी। सब पढ़ाए थे बाबू, 1 से 7 पार्ट तक का पूरा एकदम फुल डिटेल, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिए हुए हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, अबेर हो जाएगा फिर बाप करिएगा, पढ़ के बढ़िया से तैयारी रखिए। अब देखिए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है, बोलिए, याद रखिए, तुंगभद्रा, ठीक है, दक्षिण भारत का तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण, यहाँ पे सबसे बेसी बिजली कहाँ बनता है, बिहार में सुने होंगे, बरौनी में बिजली प्लांट है, यहाँ पे बिजली बनता है कोयला से। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, इसमें से पूछ देगा, बोलिएगा जादूगोरा को याद रखना है। जादूगोरा में क्या है, बोलिए, यूरेनियम है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर कहाँ पर है, पूछ देगा, याद रखना है। एशिया का सबसे परमाणु विद्युत घर कहाँ है, तारापुर में है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावना है, इसका जो हो जाएगा, भारत में सौर ऊर्जा कहाँ सबसे बेसी गर्मी पड़ता है, राजस्थान, इसका राजस्थान, ऐसे करके याद रखना है। ज्वारीय एवं तरंगीय ऊर्जा उत्पादन हेतु तो भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं, यानी कि भारत में कहाँ पे पाई जाती है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा, तो इसका आंसर खंभात की खाड़ी में। कहाँ पे, खंभात की खाड़ी में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रबी फसल, रबी माने जानते हैं ना, जो गेहूं हो गया इसको क्या कहते हैं, रबी, और धान को क्या कहते हैं, खरीफ। इसमें से उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। एक गो फसल लंबा चौड़ा क्षेत्र में उगाया जाता है, जना कि चाय, कॉफ़ी, है ना, केला, ठीक है, चाय, कॉफ़ी, केला, इस फसल को क्या कहते हैं बाबू, तो इसको कहते हैं रोपण कृषि। एक बेर रोपे बहुत दिन तक फायदा कमाई। अब अगला देखिए, इनमें से कौन सा एक फलीदार फसल है, फलीदार माने जिसमें फल उल फरता होगा, इसका मतलब दाल में देखे होंगे फली जैसे फरता है, राहर देखते हैं, राहर उहर मसूरी उसरी सबके दाल में फल उल की तरह पर, फलीदार फसल। सरकार कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए कर रही है, भैया हमको क्या पता, आपको पता है, न्यूनतम सहायता मूल्य दे रहा है। क्या दे रहा है, न्यूनतम सहायता मूल्य। सस्ता से सस्ता में बढ़िया बीज उपलब्ध करवा देता है आपको। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, देखिए, नारियल प्रदेश, नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सबको पता होगा, केरल में। ये कोनो बात हुआ,
ऑपरेशन फ्लड माने बाढ़ को रोकने के लिए, फ्लड माने होता है बाढ़, बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या बनाया गया? ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति का संबंध पूछ रहा है किस उत्पाद से? श्वेत क्रांति मतलब हुआ दूध से उत्पादित। सब पढ़ाए हुए हैं बाबू, आप लोग पढ़िएगा तब ना बढ़िया से चैप्टर सब। जाके अभी भी मौका है, 7 पार्ट तक एक प्ले लिस्ट में जाके बढ़िया से देखिए, प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? यानी कि धान की खेती के लिए कम से कम कितना वर्षा होना चाहिए? तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखना है धान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का, दूसरा स्थान है गेहूं में। भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? सो पूछ रहा है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में नहीं मार दीजिएगा, ठीक, गलती हो जाएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु। आप ही लोग बताइए 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 बताइए। असम, सिंपल बात है। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक, कर्नाटक, कहवा कर्नाटक। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो याद रखना है कपास की खेती के लिए। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना में सबसे अधिक? उत्तर प्रदेश। याद रखना है उत्तर प्रदेश। आप देखिए मूंगफली का सबसे ज़्यादा, मूंगफली कहाँ होता है? मुंह में ऊ, गु में ऊ, मूंग में ऊ, मने गुजरात, मुगु, याद रखना है मुगु, है ना, मुगु मुगु। दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना दक्षिण भारत में करा है, सबसे अधिक गन्ना दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र दक्षिण में पड़ता है। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? कहता है जूट में सबसे आगे जो है, हमको लगता है बिहार होना चाहिए। नहीं जी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। लेकिन कहीं पश्चिम बंगाल तो दिया हुआ है, लेकिन अभी हमको लगता है वर्तमान में बिहार आ गया है जूट उत्पादन में। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा किताब में। रेशम कीड़ा पालन, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ा को पालते हैं और शहतूत के पत्ता को खा के लेर निकालता है, उसी से धागा बनता है, ठीक है। सेरीकल्चर क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगा हुआ है? 2/3 जनसंख्या लगा हुआ है। कर्तन दहन कृषि को किस राज्य में झूम खेती कहा जाता है? याद रखिएगा, असम में, मेघालय में, मिजोरम में कर्तन दहन कृषि को झूम खेती कहते हैं। तो इसका हो जाएगा इनमें से 100 भी, ठीक है। अब आपको जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? मसाला हो चाहे नारियल तो हो जाएगा केरल, मसाला हो चाहे नारियल तो हो जाएगा केरल, मसाला हो चाहे नारियल तो हो जाएगा केरल। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसाला, देखिए गरम मसाला के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले तो थोड़ा पंखा को बंद करने दीजिए, बहुत स्पीड चल रहा है। भारत में किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है दक्षिण क्षेत्र में। कहाँ पे? दक्षिण में। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पे हुआ था? धान पर हुआ था कि गेहूं पर हुआ था? तो याद रखना है गेहूं के लिए हुआ था। हरित क्रांति का मतलब हुआ हरा भरा करना, उत्पादन को बढ़ाने के। शुष्क कृषि यानी सूखा खेत, शुष्क कृषि माने सूखा खेत में कौन सा फसल नहीं बोया जाता है? नहीं बोया जाता है तो सूखा खेत में गन्ना नहीं बोया जाता है, ठीक है ना। निम्न में कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा जो है उत्पादन राज्य है? तो पश्चिम बंगाल। इसमें पश्चिमी बंगाल होगा, लेकिन एक बार किताब में अपना देखिएगा, हमको लगता है बिहार वर्तमान में। इसमें से कौन सा रोपण फसल नहीं है, यानी जिसको एक बेर रोप के बार बार नहीं? धान एक बेर रोपेंगे बार बार उपयोग तो नहीं होगा, हर साल धान कटाएगा, लेकिन इस समय सो नहीं है। एक बेर होगा
कई साल तक, एक बार लगा दीजिए ना केला बाड़ी में, केला एक साल नहीं, पेपी छोड़ते रहता है कई साल तक। तो रोपण फसल नहीं है तो धान। भारत में कहवा का सबसे ज्यादा, बोलिए क्या कह रहा है, भारत में कहवा कहाँ होता है, कहवा, क से कहवा, क से कर्नाटक, कर्नाटक में, ठीक है ना, कहवा कहाँ, तो कर्नाटक। रबी का फसल किस महीने में काटा जाता है, अपना सबके यहाँ तो बहुत लेट कटाता है ना, लेकिन फिर भी मार्च अप्रैल तक रबी राई खत्म हो जाता है, गेहूं तहूं सब समाप्त हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है खरीफ फसलें किस ऋतु में बोई जाती है, यानी धान के फसल जो है, धान उनका जो फसल है वो किस ऋतु में रोपा जाता है। धान कब रोपते हैं, तो वर्षा होता है तब ना रोपते हैं धान, गर्मी नहीं उसको कहिए, वर्षा ऋतु कहिए। चावल क्या है भैया, खरीफ फसल है, चावल खरीफ हो गया, जिसको वर्षा में रोपेंगे उसको खरीफ है ना कहेंगे। दाल किसका मुख्य स्रोत है, दाल में पाया जाता है भर भर के प्रोटीन, इसलिए दाल पीना शुरू करिए 2-2 गिलास। अब देखिए रागी का सबसे बड़ा, रागी भी एक फसल है, इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछता है कौन है, तो याद रखना है रागी सबसे ज्यादा होता है कर्नाटक में। कहाँ पे होता है, कर्नाटक। रागी कहाँ पे होता है बाबू रे, कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक बाजरा, वो बाजरे की रोटी ये कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, राजस्थान में बाजरा का रोटी लोग खाता है। जूट और किस नाम से जाना जाता है, सुनहरा रेशा, सफेद सोना, चांदी का रेशा, इनमें से कोई नहीं। सोना, सफेद सोना देख के मन तो पूरा सफेद सफेद हो गया होगा, लेकिन इसका नाम होता है सुनहरा रेशा। क्या होता है, सुनहरा रेशा। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी, यानी करिकबा मिट्टी बढ़िया रहेगा कपास के लिए, क से क, यानी काली मिट्टी में ज्यादा कपास होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए संसाधन का अच्छा से दोहन करने का प्रस्ताव किस वर्ष जो है सो पारित हुआ था। ये डेटा वाला क्वेश्चन सब एकदम रट लीजिए, हम भी रटे हुए हैं। 1968 में। कब हुआ था बाबू रे, 1968 में। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है, आपकी किताब में ही दिया हुआ है, सुमेशर जी की। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, देखिए ये सब अंदर से उठाए हैं ऑब्जेक्टिव, देखते ना कितना मेहनत करते हैं, विश्वास नहीं होता है। 10 गो ऑब्जेक्टिव किताब के अंदर से निकालने में आपको 10 पन्ना पढ़ना पड़ता है, 100 उठा के निकाले हुए सुमेशर जी, ठीक है। सुमेशर जी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, याद रखिएगा, सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है, ये तो आसान है। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में, एकदम ये सब क्वेश्चन घुसा लीजिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। और उसके बाद जो है ब्रंटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास, यानी संसाधन का ऐसा उपाय, उसके उपयोग का जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके, उसे सतत पोषण कहते हैं। इसकी अवधारणा कब प्रस्तुत की गई थी, तो 1987 में। अब आप बताइए कि हम 100 ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा दिए, मान लीजिए कि अगर 5 गो वीडियो हम बना दें, 500 ऑब्जेक्टिव और पढ़ा दें, 500 ऑब्जेक्टिव आपको कम लगता है जी। 500 में आपको मान लीजिए 40 को खाली एग्जाम में आ गया, तो 40 में 40 आपको आएगा कि नहीं जी। इसलिए भैया हमारे पढ़ाए हुए बात पर ध्यान दीजिए। और आज कमेंट आप लोग ही करिए कि लास्ट तक जब आप पढ़ते हैं तो आपको कैसा लगता है पढ़ने में, अच्छा लगता है, नहीं लगता है, बेकार है। देखिए वीडियो क्वालिटी से नहीं मतलब है, चेहरा अनहार है उससे भी बहस नहीं, बहस है कि पढ़ा क्या रहे हैं हम, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, बहुत कष्ट में जैसे तैसे करके बाबू वीडियो बनता है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।